2 अप्रैल 1941 बोस जर्मनी के राजधानी बर्लिन शहर पहुंच जाते हैं। 24 अगस्त 1942 को नेताजी इस आर्मी के साथ ओथ लेते हैं भारत को आजाद करने की, और वो भारत का पहला सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। मगर कुछ ही समय में इस आर्मी को डिसबैंड कर दिया जाता है और नेताजी इसकी लीडरशिप भी छोड़ देते हैं। इस कहानी के अगले पार्ट में हम जानेंगे नेताजी के बोस से मतसुदा बनने का सपना और कैसे वो समुद्र के रास्ते एक सबमरीन में बैठकर जर्मनी से टोक्यो की ओर निकल पड़ते हैं। इसके साथ ही हम आईएनए की सच्चाई को भी जानने की कोशिश करेंगे। अब आगे नेताजी बर्लिन में रहकर काफी सारी चीजों की शुरुआत करते हैं, मगर वो हिटलर की सोच को कभी बदल ही नहीं पाते। 7 दिसंबर 1941 जापान ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर करता है। जापान का नजरिया इंडिया के लिए बिल्कुल ही अलग था, जहां हिटलर का रेशियल सोच ये कहता था कि अगर जर्मनी नहीं तो इंडिया को ब्रिटिश रूल के अंडर ही रहना चाहिए। वही जापानीज प्राइम मिनिस्टर हिदेकी तोजो का ये कहना था कि अब समय आ गया है इंपीरियलिज्म को खत्म करने का, इंडिया को अब अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा। नेताजी जापान की सोच से पूरी तरह सहमत थे और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, और ये मौका उन्हें 14 जून 1943 को मिलता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 10 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते इंडिया में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल से ही वो करो या मरो का संदेश देते हैं पूरी देश को। दोस्तों, ये पहली बार था जब गांधी जी के बातों में हमें थोड़ी सी ही सही पर एग्रेशन दिखा। जब ये बात नेताजी तक पहुंची तो उन्होंने आजाद हिंद रेडियो से ये मैसेज दिया कि सभी लोग गांधी जी को अपना पूरा समर्थन दें। और जब उन्हें पता लगा कि जिन्ना और सावरकर जैसे लोग इस आंदोलन के खिलाफ है, तो 31 अगस्त 1942 को वो आजाद हिंद रेडियो से कुछ ऐसा कहते हैं। मैं मिस्टर जिन्ना, मिस्टर सावरकर और उन सभी नेताओं से ये गुजारिश करूंगा जो अब भी ब्रिटिशर्स के साथ समझौता करने की सोच रखते हैं कि कल की दुनिया में ब्रिटिश एम्पायर का नामो निशान नहीं होगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गांधी जी और नेताजी के तरीके हमेशा एक दूसरे के विपरीत ही रहे हैं। यही वजह थी कांग्रेस के 2 हिस्से होने के पीछे भी। मगर उन दोनों की आखिरी मुलाकात में गांधी जी ने नेताजी से कहा कि मुझे पता है सुभाष कि तुम अपने तरीके नहीं बदलोगे, पर अगर तुम्हारे तरीकों से भारत को आज़ादी मिलती है तो तुम्हारा पीठ थपथपा के शाबाशी देने सबसे पहले मैं ही आऊंगा। इस बात का जिक्र नेताजी ने खुद अपने किताब द इंडियन स्ट्रगल में किया है। दोनों के विचार और तरीके भले ही अलग थे, मगर दोनों ने हमेशा एक दूसरे को इज्जत और प्यार दिया है, क्योंकि दोनों की मंजिल एक थी, जो थी भारत की आज़ादी। दिसंबर 1942 को नेताजी जापानीज एम्बेसी बर्लिन में पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें यह पता लगता है कि इसी साल फरवरी में ही जापान में सिंगापुर में ब्रिटिश इंडिया फोर्सेस को हरा दिया है और करीब 40,000 इंडियंस जो ब्रिटिश की तरफ से ये वॉर लड़ रहे थे, अब वहां पर प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन के रह गए हैं। नेताजी को यहाँ पर एक सुनहरा मौका दिखता कि क्यों ना इन्हें भी अपने इंडियन लेजेंड्स में शामिल किया जाए, और जापान के फॉरेन ऑफिसर भी नेताजी को ये आश्वासन देते हैं कि ब्रिटिश के खिलाफ भारत की इस जंग में जापान भारत का साथ देगा। केल हार्बर, फरवरी 8, 1943। नेताजी इंडियन लीजेंड्स की लीडरशिप अपने एसोसिएट नाम्बियर को सौंपकर U-180 नाम के एक जर्मन सबमरीन में बैठ जाते हैं अपने साथी अबीद हसन सफरानी के साथ। यहाँ पर एक बार फिर वो अपनी आइडेंटिटी बदल लेते हैं और इस बार उनका नाम होता है मतसुदा। इनकी जर्नी काफी मुश्किल रही, इस आर्टिकल से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, 2 महीने के इस चुनौती भरे सफर के बाद इंडियन ओशन में मेडागास्कर के कोस्ट से करीब 300 किलोमीटर दूर 28 अप्रैल 1943 को उन्हें एक जापानीज I-29 सबमरीन में ट्रांसफर किया जाता है। दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा था कि
कि समुद्र के बीचों बीच एक इंसान को किसी एक सबमरीन से किसी दूसरे सबमरीन में ट्रांसफर किया जा रहा। ये अपने आप में ही एक बड़ी बात थी और ऐसा सिर्फ हमारे बोस बाबू ही कर सकते। अगले एक महीने इस जापानीज सबमरीन में बिताने के बाद 6 मई 1943 को नेताजी और हसन सबांग पोर्ट इंडोनेशिया पहुंच जाते हैं। कुछ समय के बाद वहीं से नेताजी एक एयरक्राफ्ट में बैठकर टोक्यो के लिए निकल पड़ते हैं। 14 मई 1943 को नेताजी टोक्यो पहुंच जाते हैं और वहां इंपीरियल ब्लू नाम के एक होटल में रुकते हैं। कई सारे फॉरेन ऑफिशियल से मिलने के बाद फाइनली 10 जून को नेताजी जापान के प्राइम मिनिस्टर हिदेकी तोजो से मिलते हैं और भारत को आजाद करने के लिए एक इमीडिएट एक्शन प्लान डिस्कस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर तोजो उनके विजन और संकल्प से इतने इम्प्रेस्ड थे कि इस मीटिंग के 4 दिन बाद ही वो 14 जून को दोबारा बोस से मिलते हैं और इस बार नेताजी प्राइम मिनिस्टर तोजो से डायरेक्टली पूछते हैं कि क्या जापान भारत की आज़ादी की इस लड़ाई में अपना अनकंडीशनल सपोर्ट देने को तैयार है। अगर जापान मदद करता है तो ये एक नो स्ट्रिंग अटैच्ड वाली मदद होगी। प्राइम मिनिस्टर तोजो उनके इस डायरेक्ट अप्रोच से इम्प्रेस होकर इमीडिएटली हाँ कर देते और इस बात को वो पब्लिकली अनाउंस करते हैं 2 दिन बाद 16 जून को जापानीज डाइट के 82nd एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन में। यहाँ पर वो कहते हैं कि हम ये संकल्प लेते हैं कि जापान भारत की आज़ादी के लिए हर संभव मदद करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की आज़ादी और समृद्धि का दिन अब दूर नहीं। इसके रेस्पॉन्स में नेताजी एक पब्लिक स्पीच देते हैं जिसकी ओरिजिनल फुटेज आप देख सकते हैं। India and Japan have in the past been bound by deep cultural ties which are about 20 centuries old. In recent times, these cultural relations have been interrupted because of the British domination of India. It is, however, certain that when India is free, these relations will be revived and will be destiny. In this connection, I should add that the statements made by Premier General Tojo on India since March 1942 and repeated by him before the Imperial Diet on the 16th June 1943 have made a profound impression on India and have greatly helped the Indian independence. इस बीच नेताजी की मुलाकात होती है उनके पुराने दोस्त रास बिहारी बोस के साथ, जो इस समय इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर थे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, नेताजी ने आईएनए को फॉर्म नहीं किया था। तो सच्चाई ये है कि 1942 में जापानीज आर्मी के हाथों सिंगापुर में गिरफ्तार हुए ब्रिटिश इंडिया के फोर्सेस को इंस्पायर किया गया कि वो ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़ने के बजाय भारत को आजाद करने के लिए लड़, और इस नेक काम को किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, ये फर्स्ट आईएनए के फाउंडर और लीडर थे, पर आगे चलकर जापान भी इस आर्मी का इस्तेमाल अपने बेनिफिट्स के लिए करना चाहता था, जैसे कि इतने सालों तक ब्रिटिश ने किया। इस बात से नाराज होकर जब कुछ यूनिट्स ने आवाज उठाई तो जापान ने इस आर्मी को डिसबैंड कर दिया और मोहन सिंह को कस्टडी में ले लिया। आईएनए को दोबारा बनाया गया 1 सितंबर 1942 को मलाया और बर्मा में पकड़े गए ब्रिटिश इंडिया के प्रिजनर ऑफ वॉर्स को लेकर, और इस वाले आईएनए के फाउंडर थे रास बिहारी बोस। मगर रास बिहारी भी नेताजी के अप्रोच से काफी खुश और इम्प्रेस थे। तो जैसे ही नेताजी जापान पहुंचे, उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि आजाद हिंद फौज की लीडरशिप अब वो खुद सुभाष चंद्र बोस को सौंप देंगे। 2 जुलाई 1943 को नेताजी सिंगापुर के लिए निकल पड़ते और 4 जुलाई को लोगों से भरे हुए कैथी थिएटर में रास बिहारी बोस आईएनए की लीडरशिप सुभाष चंद्र बोस के काबिल हाथों में सौंप देते। यही वो समय था जब नेताजी अपने स्ट्रॉन्ग स्पीच के साथ चलो दिल्ली का नारा लगाते हैं। इस समय आईएनए की स्ट्रेंथ लगभग 16,000 थी, मगर नेताजी के लीडरशिप में ये पहले 40 फिर 60,000 तक हो चुकी थी। और इस समय तक सिर्फ ब्रिटिश इंडिया के प्रिजनर्स ऑफ वॉर नहीं, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में रह रहे इंडियंस भी वॉलंटरीली नेताजी के आईएनए को ज्वाइन करने लगे। जर्मनी की ही तरह आईएनए में भी हर रीजन, रिलीजन और कल्चर से लोग इस आर्मी का हिस्सा बन रहे थे और कहीं पर थोड़ी सी भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिली। ऐसा पहली बार हो रहा था कि आर्मी में फीमेल्स को भी इंक्लूड किया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, आईएनए को टोटल 5 रेजिमेंट्स में बांटा गया।
जिनके नाम फ्रीडम फाइटर्स पर रखा गया। नेहरू रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट, आजाद रेजिमेंट, सुभाष रेजिमेंट और रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। इसमें रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट एक ऑल फीमेल कॉम्बैट फोर्स थी। इसी से हमें पता लगता है कि नेताजी इंक्लूसिवनेस और यूनिटी के प्रिंसिपल्स पर ही चलते थे। 2 अक्टूबर 1943 ये गांधी जी का जन्मदिन था। इस दिन नेताजी उनके कंट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करते हुए एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं, फिर से आजाद हिंद रेडियो से। आगे चल के 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के जमीन पर नेताजी आजाद हिंद सरकार या प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को सेटअप करते हैं और इसके लीडर बन जाते हैं। इसे बनाने का रीजन था ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग छेड़ना और उनसे जीते हुए टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करना। इस गवर्नमेंट को जापान के साथ साथ बाकी एक्सिस कंट्रीज ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। दोस्तों, जो जर्मनी में नहीं हो पाया वो जापान में होता हुआ दिख रहा। यहाँ पर नेताजी को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन भी मिला, भारत की आज़ादी के लिए एक इंडिपेंडेंट आर्मी भी बनी और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट भी फॉर्म हुआ। दिसंबर 1943 को जापानीज आर्मी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ब्रिटिश आर्मी को हराने में कामयाब हो जाते हैं और इस आइलैंड की बागडोर भी नेताजी और आईएनए को दे दी जाती है। 30 दिसंबर को नेताजी पोर्ट ब्लेयर पहुंचते हैं और वो अंडमान आइलैंड को शहीद द्वीप और निकोबार आइलैंड्स को स्वराज द्वीप नाम देते हैं। इसी के साथ ये आईएनए के अंडर आई पहली इंडियन टेरिटरी बन जाती है। 7 जनवरी 1944 को नेताजी आज़ाद हिंद सरकार के हेडक्वार्टर्स को सिंगापुर से रंगून, बर्मा में शिफ्ट कर देते हैं। ये अब इंडिया के बहुत करीब थे। अगला टारगेट था द हिल्स ऑफ इम्फाल और कोहिमा। मार्च 1944 जापानीज फोर्सेस के साथ मिलकर आईएनए वर्ल्ड वॉर 2 की पहली ऑफेंसिव लड़ाई शुरू करती है ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ। ये लड़ाई लगभग 4 महीने तक चलती है, मार्च के महीने से जुलाई तक। दोनों ही तरफ से हजारों हिंदुस्तानी इस लड़ाई में शामिल होते हैं। शुरुआत में आईएनए काफी भारी पड़ रही होती है ब्रिटिश फोर्सेस पर। मणिपुर के मोइरांग डिस्ट्रिक्ट पर तिरंगा लहराया जाता है। दोस्तों, ये पहली बार होता है जब इंडियन मेनलैंड में तिरंगा को लहराया गया। नेताजी की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था, मगर अफसोस ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। उनका पूरा प्लान पर पानी बरस गया था, लिटरली। उस साल बारिश का मौसम जल्दी आ गया था और इस बिन मौसम बारिश के कारण कीचड़ में पहाड़ों पर लड़ना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा। दूसरी तरफ जापानीज एयरफोर्स पैसिफिक ओशन में अपने नेवल फोर्सेस को डिफेंड करने में लग गए, जिसके कारण ना ही आईएनए के पास एयर सपोर्ट था और ना ही उन्हें फूड और मेडिकल सप्लाईज मिल पा रही। जो लैंड सप्लाई लाइंस थी वो भी ब्रिटिश फोर्सेस ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस समय जापानीज फोर्सेस और आईएनए के सोल्जर्स घास और जंगली फूल पत्तों को खाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। 6 जुलाई 1944 नेताजी फिर से आजाद हिंद रेडियो पर एक मैसेज देते हैं। फादर ऑफ आवर नेशन, इंडिया को आज़ाद करने के इस नेक जंग में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। ये पहली बार था जब किसी ने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहकर बुलाया। और हाँ दोस्तों, वो सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने गांधी जी को ये टाइटल दिया। इधर 10 जुलाई 1944 को जापानीज आर्मी और आईएनए फोर्सेस को मैदान छोड़ना पड़ता है और ये जंग हार कर वो दोबारा से बर्मा लौट आते हैं। क्या आईएनए इस हार के बाद दोबारा अटैक करता है? नेताजी का क्या रिएक्शन होता है इस हार के बाद और वो कैसे इसका बदला लेते हैं? क्या भारत में बैठे लोगों को उस वक्त इस जंग की खबर मिली? नेताजी की डेथ क्यों आज भी एक मिस्ट्री है? इन सारे सवालों के पीछे का सच जानेंगे हम इस सीरीज के अगले और आखिरी पार्ट में। तब तक अगर आपने पहले दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर आप उन पार्ट्स को भी देख सकते हैं।
हम मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।